Hey guys, welcome back to my channel Smiley C Classes. I hope guys you all are going great and your study also. So guys अभी तक हम लोग जो हमारा हेलो का 6 चैप्टर था, जो चार्ज वाला चैप्टर था, वो हम लोग हमारा क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, 4th चैप्टर करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर सेक्शन जो कवर करेंगे वो 61 से लेकर 68 तक वाले सेक्शन है, वो हम लोग कवर करके चलेंगे वन बाय वन. क्योंकि मुझे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट मिल रही है कि मैम अब जो 61 से जो आगे के सेक्शन है वो आप लोग कवर करवाओ. सो मैं आपको यहाँ से कवर करवा रही हूँ. अदरवाइज हम स्टार्टिंग से करते, बट रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको पहले 61 से करवा रही हूँ. वो कंप्लीट होने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, स्टार्टिंग कर लेंगे. सो गाइज अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को क्या होगा, जो भी न्यू अपडेट्स होंगे उनकी नोटिफिकेशन से रिसीव हो जाएंगे. एंड एज अर्लियर एज यू कैन वॉच माई वीडियोज़. Okay guys, so don't miss to subscribe and like my video if you like it, and also share with your friends. And please guys, your like motivate me to improve my teaching style, and also motivate me to make more videos for you. Okay guys, so please like my videos, subscribe my channel and share with your friends. So let's start it our chapter without wasting our time. So let's go it. यहाँ पे क्या बोला हुआ है हमें, जो हमारा आज का चैप्टर है वो है लो का 4th चैप्टर है, जो हमें किसके बारे में बताता है, शेयर कैपिटल्स और डिबेंचर के बारे में. इस चैप्टर के अंदर बारे में हमें पता चलता है कि कितनी टाइप की शेयर कैपिटल होती है, डिबेंचर कौन होते हैं, उनके राइट्स क्या होते हैं, उनकी शेयर होल्डिंग के बारे में, अल्ट्रेशन करना शेयर होल्डिंग्स में, ठीक है, उन सब के बारे में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस, उनमें अल्टर्स करना. तो ये जो सारा प्रोविज़न होता है वो हम लोग इसमें इंक्लूड करके चलते हैं. सो हम लोग क्या करते हैं, अब आज जो हमारा फर्स्ट सेक्शन होगा वो हम 61 सेक्शन करके चलेंगे. सो आज हम जो सेक्शन करेंगे वो कौन सा होगा, 61 सेक्शन होगा. सो चलते हैं हम हमारे 61 सेक्शन पे. सो गाइज जो हमारा सेक्शन है 61 टू लेकर 68 आज हम लोग करेंगे. जो हमें किसके बारे में बताएंगे, शेयर कैपिटल के अल्ट्रेशन के बारे में. अल्ट्रेशन यानी चेंज. अल्ट्रेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे चेंज करना, यानी चेंज करना, बदलाव लाना. कुछ भी हमारा क्या हो रहा है शेयर कैपिटल के अंदर, हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डेफिनेशन बताइए कि ऑथराइज कैपिटल क्या होती है और नॉमिनल कैपिटल क्या होती है. ऑब्वियसली गाइज इनका मतलब तो आपको पता ही होगा. ऑथराइज कैपिटल यानी कंपनी की क्या होती है, ये मैक्सिमम कैपिटल होती है जो क्या कर सकती है कंपनी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या होती है, शेयर कैपिटल होती है. ठीक है, तो ये क्या होती है, जो हमारी ऑथराइज कैपिटल होती है वो मैक्सिमम, मतलब मैक्स टू मैक्स कंपनी की शेयर कैपिटल क्या हो सकती है, इतनी हो सकती है. सो गाइस सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो आता है, क्या हम लोग ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं, ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर ऑथराइज कैपिटल को डिक्रीज कर सकते हैं. तो इसका आंसर भी क्या है आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा. सो गाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ता है. तो वो क्या रिक्वायरमेंट्स होती है वो आज हम लोग देख के चलेंगे. ठीक है, सो अभी हम देखते हैं. उसके बाद हमें बताया हुआ कि कोल्ड अप कैपिटल. कोल्ड अप कैपिटल कौन सी होती है, कोल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी क्या कर लेती है, कॉल फॉर पेमेंट, शेयर होल्डर से क्या कर लेती है, मंगवा लेती है. सो गाइज मैं आपको इसमें डिटेल में कुछ नहीं बता रही, क्योंकि आपको हर जगह ये बेसिक टर्म है, इसका मतलब तो आपको 11 से पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपको पता होगा. तो हम लोग क्या है डिटेल में नहीं जा रहे. देखो अब हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर हमें बताता है कि अल्ट्रेशन और शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है. ठीक है, शेयर कैपिटल कैसे अल्टर हो सकती है, या तो हम लोग शेयर को बाई बैक कर ले, या हम लोग हमारे ओल्ड शेयर इशू कर दे, या फिर पावर टू लिमिटेड कंपनी, यानी कंपनी के पास कुछ पावर्स होती हैं जिससे वो क्या कर सकती है, इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है. हम बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, हम रिडक्शन ऑफ शेयर कर सकते हैं. ठीक है, सो आज जो हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे वो सेक्शन 61 से हम लोग स्टार्ट करते हैं. सेक्शन 61 किसके बारे में बताता है, कंपनी के पास पावर है, वो क्या कर सकती है, कंपनी के पास पावर है, पावर टू लिमिटेड कंपनी, यानी कंपनी के पास पावर है, वो क्या कर सकती है, अल्टर कर सकती है शेयर कैपिटल को अपनी पावर को एक्सरसाइज करके. तो देखते हैं कंपनी के पास ऐसी कौन कौन सी पावर होती हैं जिनका यूज़ करके कंपनी क्या कर सकती है, अल्टर कर सकती है शेयर कैपिटल को. सो लेट्स गो एट गाइस. देखो सेक्शन 61 जो हमें किसके बारे में बताएगा, कि कंपनी की पावर बताएगा
कि वो क्या कर सकती है, अल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है किसके अंदर, शेयर कैपिटल के अंदर। ठीक है, तो आप सोच रहे होगे कि चेंज करने का क्या मतलब है शेयर कैपिटल का। सो चेंज करने का मतलब है शेयर कैपिटल का, मान लो शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है। ठीक है, मान लो पहले हमारे पास 10 रुपीज़ वाले शेयर थे, नाउ कंपनी क्या करी है, इनको 5 रुपीज़ वाले शेयर्स में कन्वर्ट कर रही है। या फिर कंपनी के पास 5 वाले शेयर थे तो उनको 10 वाले में कन्वर्ट कर रही है। कंपनी क्या कर रही है, शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करवा रही है, या फिर स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट करवा रही है। तो ठीक है, ये सारी कंसेप्ट है वो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कंपनी के पास पावर होती है, वो इन सब पावर का ऑथराइज करके ये जो सारे काम है वो क्या कर सकती है, कंपनी डन कर सकती है। तो कैसे कर सकती है, ये हम लोग इसके प्रोविजन के थ्रू डिस्कस करके चलेंगे कि एक कंपनी क्या कर सकती है, कैसे कैसे अपनी शेयर कैपिटल को वो चेंज कर सकती है। ठीक है, शेयर कैपिटल को अल्टर करने के लिए हमारे पास 6 वे हैं। ठीक है, सॉरी 5 वेज हैं। तो इनमें से ये 5 वेज हैं, तो उनके अंदर हम जो हमारा फर्स्ट वे है वो पढ़ रहे हैं अभी। कौन सा है वो, पावर ऑफ लिमिटेड कंपनी की। लिमिटेड कंपनी के पास कौन कौन सी पावर होती है। सो ठीक है, ये क्या बोल रहा है, एक लिमिटेड कंपनी यानी एक कंपनी जिसकी क्या होती है, शेयर कैपिटल होती है। ठीक है, वो क्या कर सकते, देखो कंपनियां क्या होती है, यहाँ पे हम एक तो कहते हैं, हम लोग आपने पढ़ा होगा कि कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है, हैविंग शेयर कैपिटल। और एक आपने पढ़ा होगा कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल, यानी वो क्या होती है, लिमिटेड बाय गारंटी होती है। किसके द्वारा, लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, तो ये 2 टाइप ऑफ जो है वो हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलती हैं। तो ये किसकी बात कर रहा है जो हमारा सेक्शन 61 है वो किसके बारे में बात करेगा, ये उन कंपनियों के बारे में बात करेगा जिनके पास क्या होती है, शेयर कैपिटल होती है, जो क्या कर सकती हैं, अपने जो कैपिटल क्लोज होता है, यानी देखो आप जब मेमोरेंडम होता है उसके अंदर बहुत सारे क्लोज होते हैं। किसी में कैपिटल क्लोज जो हमारा हो गया, कैपिटल क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, तो ये बहुत सारे क्लोज होते हैं जो अपने पीछे वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़े भी होंगे आपको। जब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वाला आप चैप्टर कवर करोगे, उसके अंदर आपको सारे क्लोजेस क्या क्या होते हैं, मेमोरेंडम क्या होता है, एसोसिएशन क्या होता है, तो इन सब के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, सो अब क्या बोल रहा है, द प्रोविजन, इसके अंदर अब देखो यहाँ पे हमें कुछ प्रोविजन डिफाइन किए हुए हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी जो शेयर कैपिटल है उसमें हम क्या कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। ठीक है, the section 61 subsection 1 stated that the limited company having share capital may, if so authorized by article, alter its memorandum in its general meeting। ठीक है, हमें क्या करना है, हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इनको क्या करना है, अल्टर करना है, यानी इनको क्या करना है, चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। यानी जब आप ये जो हम जिसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे MOA एंड AOA होते हैं, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इनमें हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये चेंज कब होंगे, जब हम इन्हें चेंज कहाँ कर सकते हैं, इन्हें जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर के द्वारा क्या कर सकते हैं, रेजुलेशन पास करवा के हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्हें चेंज कर सकते हैं। अब वो रेजुलेशन स्पेशल रेजुलेशन होगा या ऑर्डिनरी रेजुलेशन होगा, वो हमें क्या पता चलेगा, आगे के प्रोविजन को पढ़ने को चलेगा। तो इसका जो क्वेश्चन है वो आपको फाइंड आउट करना है इसका आंसर। ठीक है, मैं आपको प्रोविजन पढ़ाऊंगी, देन आपको डिसाइड करना है कि इसमें ओवर रिक्वायर्ड होगा या SR, यानी स्पेशल रेजुलेशन की ज़रूरत होती है या फिर ऑर्डिनरी रेजुलेशन की ज़रूरत होती है, किस चीज़ के लिए, कंपनी को अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करने के लिए। सो गाइज हम देखते हैं, देखो हमारा जो सब सेक्शन 1 है वो क्या बताता है, वो बताता है हमें, इंक्रीज इज ऑथराइज कैपिटल बाय सच अमाउंट एज मे थिंक एक्सपीडियंट। यानी ये क्या बोल रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी ऑथराइज कैपिटल में चेंज कर सकते हैं जितना हमें क्या लगता है, डिम फिट, मतलब जितना, यानी थिंक एक्सपीडियंट, यानी हमें जितना क्या लगता है, रीजनेबल लगता है, यानी हम हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हमारी ऑथराइज कैपिटल को चेंज कर सकते हैं जितना हमें डिम फिट लगता है। ठीक है, फिर ये क्या बोला, कंसोलिडेटेड एंड डिवाइडेड ऑल ऑफ इट्स शेयर इनटू द शेयर ऑफ लार्जर अमाउंट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। देखो ये हमें क्या बता रहा है, सब सेक्शन 1 हमें वेज बता रहा है कि हम किस टाइप से हमारी शेयर कैपिटल को क्या कर सकते हैं, अल्टर करके चल सकते हैं। एक तो क्या कर सकते हैं, हम ऑथराइज कैपिटल में चेंज कर सकते हैं। दूसरा ये हमें क्या बता रहा है, देखो पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को पढ़ेंगे, ये हमें क्या बोल रहा है। ठीक है, सो देखो
जो हमारी सेकंड सब सेक्शन 1 का जो है 2, ठीक है, क्लोज टू, वो हमें क्या बता रहा है? वो हमें बता रहा है कि मान लो हमारा क्या है, कंपनी के पास मान लो शेयर है, ठीक है, वो 10 रुपीज़ वाले शेयर है कंपनी के पास। अब कंपनी क्या चाह रही है, इनको 10 वाले, 1 शेयर है 10 रुपीज़ वाला, अब कंपनी क्या चाह रही है, इनको 2 शेयर में कर दे, यानी 1 शेयर, यानी 1 शेयर ऑफ 5 रुपीज़ और 1 शेयर ऑफ 5 रुपीज़। तो कंपनी क्या कर रही है, इनको यानी डिल्यूट कर रही है, इनको क्या कर रही है, तोड़ रही है अलग अलग हिस्सों में, यानी 10 रुपए वाला जो शेयर था उसके 5-5 वाले 2 शेयर बना रही है। या फिर कंपनी क्या कर रही है, इन 5-5 वाले 2 शेयर को कंसोलिडेट कर रही है। क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है, किसके अंदर, 1 शेयर के अंदर ऑफ 10 रुपीज़। तो ये भी क्या होता है, यहाँ पर कन्वर्ट होता है। अब हम लोग ये लाइन पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा क्या बोलना चाह रहा है ये। कंसोलिडेट कर रहे हैं, यानी या तो हम कंसोलिडेट यानी मर्ज कर रहे हैं, 5-5 वालों को क्या कर रहे हैं, 10 लेके आ रहे हैं। या फिर हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी 10 वाले को हम क्या कर रहे हैं, 5-5 में कन्वर्ट करने हैं। इट्स शेयर कैपिटल इनटू शेयर लार्जर अमाउंट, और क्या करते हैं, देन एग्जिस्टिंग शेयर, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर है उनको हम या तो लार्जर अमाउंट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, हम उनको कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो नो कंसोलिडेशन एंड डिवीजन विच रिजल्ट इन चेंज इन द वोटिंग परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है। इससे क्या होगा कि वोटिंग परसेंट के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। देखो हमने हमारा जो एग्जाम्पल लिया था उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, देखो 10 रुपीज़ वाला था, ठीक है। अब जिसके पास मान लो किसी के पास 10 शेयर थे, 10 रुपीज़ वाले, ठीक है, 10 रुपीज़ वाले 10 शेयर थे, तो अब उसको कितने मिल जाएंगे, 5 रुपीज़ वाले 20 शेयर्स मिल जाएंगे। यानी इसके पास मान लो कंपनी के पास कितने थे, टोटल 100 शेयर थे, ठीक है। और अब कन्वर्ट करने के बाद कंपनी के पास कितने हो गए, 200 शेयर हो जाएंगे। तो 100 शेयर थे, यहाँ पे कितना परसेंट वोटिंग पावर था, इसके पास 10% था, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे भी कितना हो गया, यहाँ पे भी कितना हो गया, कंपनी के पास 10% वोटिंग पावर हो गया। तो ये क्या होगी, मतलब उनकी क्या हुआ, वोटिंग शेयर राइट में, यानी वोटिंग पावर में कोई भी चेंज नहीं आया। यानी पहले कितना परसेंट था, कंपनी के पास 10 शेयर थे एक पर्सन के पास, अब उसके पास कितने शेयर आ जाएंगे, 20 शेयर। पहले ये 10 शेयर किस पे थे, 100 पे थे, तो 10% हो गया। अब कितने हैं, 200 पे 20 शेयर है, तो वो कितना हो गया, उसका 10% हो गया। यानी वोटिंग राइट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। वोटिंग राइट, वोटिंग पावर, तो ये बात हमें यहाँ बोली हुई है कि हम लोग क्या करेंगे, या तो कंसोलिडेट कर रहे हैं शेयर को, या फिर क्या कर रहे हैं, शेयर को डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारी वोटिंग पावर ऑफ परसेंटेज में क्या होगा, शेयर होल्डर की इफेक्ट नहीं होगी। फिर क्या आता है, कन्वर्ट ऑल ऑफ एनी ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर इनटू स्टॉक, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे फुल्ली पेड अप शेयर है हम उनको स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर कन्वर्ट कर रहे हैं स्टॉक इनटू फुल्ली पेड अप शेयर। अब आपको मतलब होगा कि स्टॉक क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ से आपको समझ आएगा कि स्टॉक क्या होता है, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, या तो है शेयर, या फिर क्या है, स्टॉक। स्टॉक क्या होता है अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या है, 10 रुपीज़ वाले, ठीक है, 10 रुपीज़ वाले कितने हैं, 1000 शेयर हैं। अब हम लोग इनको क्या करते हैं, स्टॉक के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। यानी ये क्या है, अलग अलग लोगों ने हेल्ड किया है, तो कंपनी इनको क्या करती है, मर्ज करके एक साथ ही क्या करती है, एक स्टॉक के अंदर मतलब इनको क्या कर देती है, इन ऑल जितने भी शेयर है उन सारे शेयर्स को क्या कर देती है, कंबाइंड कर देती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। अब कंपनी क्या करिए, इस स्टॉक को, जैसे पहले कंपनी ने क्या किया था, कंबाइंड किया था, यानी 1000 शेयर थे कितने रुपए वाले, 10-10 रुपए वाले। अब कंपनी ने क्या कर दिया, इनको कन्वर्ट करके एक शेयर बना दिया, ठीक है। यहाँ पे कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी होगी, 10,000 होगी। तो कंपनी ने क्या किया, एक शेयर बना दिया, कितने रुपए का, 10,000 रुपए का एक शेयर बना दिया, यानी ये क्या हो गया, स्टॉक हो गया। अब कंपनी क्या कर रही है, वापस से इन स्टॉक को क्या कर रही है, 1 शेयर के अंदर, यानी 1000 शेयर के अंदर कन्वर्ट कर रही है। तो ये क्या हो गया, स्टॉक से शेयर में कन्वर्ट करना, और ये क्या था, शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करना, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट ऑल एनी ऑफ इट्स फुल्ली पेड अप शेयर, यानी जो फुल्ली पेड अप शेयर थे सिर्फ वही क्या हो सकते हैं, स्टॉक के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जितने भी फुल्ली पेड अप शेयर थे उनको स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, और उनको रिकन्वर्ट कर दिया किससे, स्टॉक से शेयर्स के अंदर। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। सो उसके बाद देखते हैं हमारा डी पॉइंट। डी पॉइंट क्या बोल रहा है,
subdivide its share or any of them into share of smaller amount than it's fixed by the memorandum of association. So, however, that the subdivision of the portion between the amount paid and the amount, if any, unpaid on the each reduced share shall be same as it was in case share which reduced share is divided. देखो ये हमें ये बोलना चाह रहा है कि मान लो कंपनी के आर्टिकल में ऑथराइज था कि कंपनी क्या करेगी 10-10 रुपए वाले शेयर इशू करेगी, लेकिन कंपनी अब क्या कर रही है 5-5 रुपए वाले शेयर इशू कर रही है। तो कंपनी क्या है वो शेयर्स इशू कर सकती है, लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर OR या SR पास करना पड़ेगा। वो भी हम आगे देख के चलेंगे क्या कि कंपनी को क्या पास करना पड़ता है। ठीक है, तो सब डिवाइडेड कंपनी क्या कर रही है सब डिवाइड कर रही है शेयर्स को इनटू द शेयर स्मॉलर अमाउंट के अंदर, जो क्या थी मेमोरेंडम में फिक्स की गई थी। और अगर कोई भी कंपनी की अमाउंट क्या रहती है अनपेड ऑन ईच रिड्यूस शेयर शैल बी सेम, यानी मानो अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, अब मान लो यहाँ पे क्या था कि 10-10 रुपए वाले शेयर थे और कंपनी उन्हें क्या करी है 5-5 वाला इशू कर रही है। अब यहाँ पे क्या था मान लो 2 रुपए शेयर थे, ठीक है, ठीक है, 2 रुपए वाला जो 2 रुपए थे वो क्या थे अनपेड थे, अनपेड या फिर आप बोल सकते हो चलो मैं यहाँ नहीं आपको अलग जगह समझाती हूँ। सो देखो हमारे पास क्या एक प्रोविज़न है, कंपनी के पास क्या थे 10-10 रुपए वाले शेयर थे, ठीक है, इन पे कंपनी ने क्या कर रखे थे 8 रुपए अभी तक कॉल कर रखे थे, ठीक है, 2 रुपए क्या थे अनकॉल थे। अब कंपनी ने क्या किया 5-5 रुपए वाले इशू कर दिए, ना कि 10-10 वाले इशू करके। तो अब इस पे क्या होता है मान लो 8 रुपए हमारे तो कॉल थे, लेकिन कंपनी ने इनको कन्वर्ट करके किस में कर दिया 5-5 वाले में कन्वर्ट कर दिया। तो अब जो 2 रुपए अनकॉल थे यानी कितने रुपए 20% अनकॉल हो गए। तो अब 5 रुपए का 20% कितना होता है 1 रुपए, यानी हर शेयर पे अब क्या होगा 1-1 रुपए क्या रह जाएगा अनकॉल रह जाएगा। मतलब अब जब भी शेयर कॉल करेगी तो इस पे 1 रुपए अनकॉल, यानी ये क्या हो गए 4 रुपए पेडअप हो गए और 1 रुपए क्या हो गया इन पे अनकॉल्ड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 8 रुपीज़ तो क्या हो गए पेडअप हो गए और 2 रुपीज़ क्या हो गए अनकॉल्ड हो गए। तो ये क्या है हमारी सिचुएशन। अब आप ये सेंटेंस पढ़ो, देखो अब हम ये सेंटेंस पढ़ते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कंपनी ने सब डिवाइड कर दिया शेयर्स को इनटू स्मॉलर अमाउंट जो मेमोरेंडम में फिक्स की थी, यानी 10 को किस में कन्वर्ट कर दिया 5 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और कोई भी जो अनपेड अमाउंट थी इन शेयर्स के ऊपर वो क्या रहेगी सेम रहेगी एज द केस शेयर फ्रॉम विच रिडक्शन शेयर इज डिराइव्ड, यानी यहाँ से जितनी अमाउंट ड्राइव हो रही थी वहाँ पर भी जो शेयर की अमाउंट है वो उतनी ही रहेगी, यानी उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ ठीक है, फिर कैंसल शेयर विच एट द डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन इज बिहाफ हैज नॉट टेकन और एग्री टू बी टेकन बाय द पर्सन डिमिनाइश द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल और शेयर्स ऑफ कैंसल्ड। ठीक है, अभी ये क्या बोल रहा है कि अगर कंपनी ने क्या किया कोई भी शेयर्स कैंसिल कर दिए, ठीक है, तो मान लो पहले कंपनी ने क्या किया था, मान लो कंपनी ने आज तक कितने 10 लाख रुपए की शेयर्स कैपिटल इशू कर रखी है, लेकिन कंपनी ने इसमें से क्या किया 1 लाख रुपए के शेयर क्या कर दिए कैंसिल कर दिए। तो शेयर कैंसिल करने पर जो कंपनी की इशूड कैपिटल है वो क्या होगी चेंज नहीं होगी, वो 10 लाख की 10 लाख ही रहेगी, 9 लाख नहीं होगी। ये बात हमें बोली हुई है कहाँ पे यहाँ पे देखो, अगर कंपनी क्या कर रही है कैंसिल कर रही है अपने शेयर, कंपनी क्या कर रही है अपने शेयर कैंसिल कर रही है, तो जो भी अमाउंट होगी शेयर कैपिटल की वो क्या नहीं होगी डिमिनाइज नहीं होगी, यानी टेकन बाय एनी पर्सन एंड डिमिनाइज द अमाउंट ऑफ द बाय द अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑफ कैंसल्ड नॉट हैव बीन टेकन और एग्री टू बी टेकन बाय एनी पर्सन। तो देखो एट द डेट ऑफ द पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन इज दैट बिहाफ हैव नॉट बीन टेकन और एग्री टू बी टेकन, यानी हैव नॉट टेकन और एग्री टू बी टेकन एंड डिमिनाइज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल बाय द अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑफ कैंसल्ड। ठीक है, नाउ उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है द प्रोवाइडेड दैट द कैंसिलेशन ऑफ शेयर शैल नॉट बी डीम्ड टू बी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, यानी हमने जो शेयर कैंसिल कर दिए वो क्या होगा शेयर कैपिटल का रिडक्शन नहीं माना जाएगा। ये बात मैं आपको ऊपर बता चुकी कि अगर हम लोगों ने 10 लाख वाले शेयर हम लोग 10 लाख अभी तक हमने कैपिटल इशू कर रखी थी, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया 1 लाख की जो शेयर है वो कैंसिल कर दिए, तो हमारी जो कैपिटल है वो 9 लाख नहीं आ जाएगी, वो कितने की रहेगी 10 लाख ही हम उसको मान के चलेंगे। वो क्या होगा शेयर कैपिटल में हम लोग रिडक्शन नहीं मानेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोविजन आता है कि स्टेट कंपनी शैल विद इन 30 days
ऑफ इट्स शेयर कैपिटल हैव बीन अल्टर्ड, यानी शेयर कैपिटल अल्टर होने के 30 डेज के अंदर अंदर एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कौन सा है हमारे पास, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है हमारे पास SH7 फॉर्म के अंदर कंपनी क्या करेगी, रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन दे देगी। ठीक है, कि हमने क्या कर दिया है, हमारे जो शेयर कैपिटल थी उसको क्या कर दिया, अल्टर कर दिया अलोंग विद अल्टर्ड मेमोरेंडम, यानी अगर मेमोरेंडम ने भी हमने कोई चेंज किया है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, रजिस्टर के पास फाइल कर देंगे। कितने दिनों में फाइल करेंगे, 30 डेज में। फॉर्म नंबर कौन सा होगा, SH7 नंबर फॉर्म के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फाइल कर देंगे विद प्रिस्क्राइब फीस के साथ। अब जो हमारा क्वेश्चन पेंडिंग रहता है वो पेंडिंग रहता है ये वाला, कि कंपनी OR पास करेगी या कंपनी SR पास करेगी अपनी जर्नल मीटिंग के अंदर। सो गाइज आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा, सो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए अपना आंसर एंड देन उसके बाद मेरे आंसर के साथ मैच कीजिए कि आपका आंसर सही था या फिर नहीं था। सो गाइज इस केस में कंपनी क्या होगा, कौन सा रेजोल्यूशन पास करेगी, कंपनी पास करेगी OR पास करेगी। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, हमारा 61 का सब सेक्शन 1 पूरा कंप्लीट कर लिया, लेकिन हमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ था कि कंपनी क्या करेगी, SR पास करेगी। और जब क्या होता है कि लॉ के अंदर कुछ भी नहीं लिखा होता कि कंपनी क्या करेगी, जनरल मीटिंग के अंदर कौन सा रेजोल्यूशन पास करेगी, तो उस केस के अंदर जो रेजोल्यूशन पास होता है वो कौन सा रेजोल्यूशन होता है, वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन यानी कौन सा रेजोल्यूशन, जो पास होता है मेजोरिटी, जो क्या होगा, मेजोरिटी से पास होगा, यानी वोट इन फेवर आर मोर देन वोट इन अगेंस्ट। ठीक है, तो जो OR पास होता है वो कैसे पास होता है, वोट इन फेवर मोर देन क्या है, वोट इन अगेंस्ट। तो क्या हो जाएगा, हमारा OR क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा, OR रेजोल्यूशन हमारा क्या होगा, यहाँ पर पास होगा। सो नाउ अभी हम हमारी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ क्या आता है कि कंपनी क्या कर सकती है, राइट इशू शेयर करके भी क्या कर सकती है, या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। अब कौन सा हम लोग सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, हमारा सेक्शन 62। सेक्शन 61 था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमें क्या बताए हुए हैं, 1 वे। ठीक है, हमें जिसका सब सेक्शन 1 था उसके अंदर 3, 4, 5 वे हमें बताए हुए हैं कि 5 वे यानी 5 टाइप्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारी शेयर कैपिटल को अल्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा सेक्शन आता है नेक्स्ट, वो आता है सेक्शन नंबर 62। सो जो सेक्शन नंबर 62 है वो क्या बताता है, हम लोग राइट इशू शेयर करके या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी शेयर कैपिटल को चेंज कर रहे हैं। सो राइट इशू क्या होता हो गया, राइट शेयर क्या होते हैं, ये आप लोग CPT में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग इतना ज़्यादा उस पर डीप में डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे कि जो राइट शेयर है वो क्या होता है, तो डिस्कस नहीं करने वाली मैं यहाँ पे कि राइट शेयर क्या होता है। मैं ये प्रिज्यूम करके चल रही हूँ कि आप लोगों को राइट शेयर का मतलब पता है। राइट शेयर इशू इन्वॉल्व प्रिजम्पटिव सब्सक्रिप्शन राइट टू बाय द एडिशनल सिक्योरिटी। प्रिजम्पटिव राइट यानी कौन सा राइट, प्रिफरेंशियल राइट। ठीक है, प्रिजम्पटिव राइट कौन सा होता है, प्रिफरेंशियल राइट। प्रिजम्पटिव राइट कौन सा होता है, प्रिफरेंशियल राइट, यानी प्रिफरेंशियल यानी आपको क्या दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी आपको फर्स्ट नंबर पे रखा जाएगा। कि प्रिजम्पटिव राइट यानी आपको फर्स्ट नंबर पे रखा जाएगा कि आप क्या है, कंपनी की अगर एडिशनल सिक्योरिटी बाय करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, कंपनी की एडिशनल सिक्योरिटी बाय कर सकते हो। और ये ऑफर किसको दिया जाता है, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम लोग ऑफर देते हैं कि आप लोग क्या कर सकते हो, हमारे जो एडिशनल शेयर है उनको बाय कर सकते हो। मान लो इसके अंदर कंपनी क्या देती है, राइट शेयर के अंदर ऑफर देती है कि जो हमारा 10 रुपये वाला शेयर है वो आप क्या कर सकते हो, 8 रुपये के अंदर खरीद सकते हो। तो ये क्या हो गया, एक राइट दे रही है, एक स्पेशल राइट दे रही है कंपनी, किसको, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया हुआ है राइट शेयर क्या होता है। तो ये वाला जो 9 नंबर एग्जाम्पल है वो आप लोगों को कवर करके चलना है, बिल्कुल इजी सा एग्जाम्पल है। उसके बाद देखते हैं, एक पब्लिक कंपनी होती है वो क्या कर रही है, सिक्योरिटी इशू कर रही है राइट शेयर के थ्रू या बोनस शेयर के थ्रू। अकॉर्डिंग विद प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ए लिस्टेड कंपनी और अ कंपनी विच इंटेंडेड टू गेट इट्स सिक्योरिटी लिस्टेड ऑल्सो प्रोविजन ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 रूल ऑफ रेगुलेशन। देखो ये क्या बोल रहा है, अगर कोई भी कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है या कोई भी कंपनी है, वो अगर लिस्टेड कंपनी है और वो क्या करना चाह रही है, राइट शेयर इशू करना चाह रही है, तो उसे क्या करने पड़ेंगे, सेबी के रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा और कंपनी एक्ट के रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो यही बात हमें बताई। यहाँ पे आपको क्या हुई है, जो एक अजम्पशंस बताई हुई हैं, क्या बताई हुई है,
एग्जम्पशंस। ठीक है, आपको ये क्या है, निधि कंपनी के लिए आपको एग्जम्पशन मिलके चल रही है, आप ध्यान ना भी दो तो चलेगा, एग्जाम में इसका आने का चांस बहुत कम है। लेकिन आपको क्या है, जो प्राइवेट कंपनी के लिए जितनी भी एग्जम्पशन है, या फिर गवर्नमेंट कंपनी के लिए जितनी भी एग्जम्पशन दी हुई थी, या सेक्शन 8 वाली कंपनी के लिए जितनी भी एग्जम्पशन दी होती है, उनको आप कंसीडर करके चलो, क्योंकि उन पे क्या होता है, एग्जाम के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मतलब क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, आपको 1-2 नंबर में MCQs में पूछ लिया जाएगा कि ये सेक्शन किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता या किस पे अप्लाई होता है, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होता है या नहीं होता। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर उसके ऊपर एक कोई पर्टिकुलर केस स्टडी बना के आपको क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको जो प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनी पे जम्पशंस है वो आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और गाइस एक और बात मैं आपको मस्ट प्रेफर करती हूँ कि आप लो है वो मनीष भंडारी सर, ठीक है, मनीष भंडारी सर की आप लो की बुक्स परचेज कर लीजिएगा। उनकी साइट पे जाके bestword.com आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंडेड कर रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से रिकमेंड कर रही हूँ कि मनीष भंडारी सर की, मैं कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही, मैं कुछ भी नहीं कर रही, आपका अगर मन हो तो खरीद लेना। मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ कि उनकी बुक मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैंने पर्सनली रेफ़र करी हुई है उनकी बुक, तब बता रही हूँ। तो आपकी चॉइस है, अगर आप वहाँ से सेल्फ स्टडी भी करोगे तो बिल्कुल आपके क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएंगे और आप गुड मार्क्स क्या कर पाओगे, सिक्योर कर पाओगे। सो आप उनकी बुक से क्या कर सकते हो, रेफ़र कर सकते हो, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास ये। आप क्या बोल रहे हैं, जो प्राइवेट कंपनी होती है वो क्या करेगी, अगर उसे भी क्या करने हैं, अब राइट इशू करना है, तो वो क्या करेगी, कंपनी एक्ट की रूल्स को फॉलो करके क्या कर सकती है, राइट शेयर बोनस शेयर को क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। डील विद द फर्दर शेयर प्रोविजन। ठीक है, अब बताया हुआ है कि सेक्शन 62 की जो ये प्रोसेस है क्या होती है, यानी राइट शेयर कैसे इशू होते हैं, तो वो पूरी प्रोसेस क्या है हमें बताई हुई है। सबसे पहले क्या आता है, ऑफर ऑफ फर्दर शेयर, यानी सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, ऑफर करेगी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, राइट शेयर लेके आना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, कंपनी क्या देगी, ऑफर देगी, सॉरी, the company having a share capital proposed to increase its subscribed capital by issue of further share, यानी कंपनी क्या करनी चाह रही है, अपनी शेयर कैपिटल को बढ़ाना चाह रही है फर्दर शेयर को इशू करके। ठीक है, सो यहाँ पे बोला हुआ है, टू द पर्सन whom at डेट ऑफ द ऑफर होल्ड द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी इन पोर्शन पेड अप शेयर कैपिटल दो शेयर बाय द सेंडिंग ए लेटर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, यानी कंपनी की जो एग्जिस्टिंग, आपको सिर्फ इस पैराग्राफ में इतनी बात बताई हुई है कि जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको क्या करेगी, कंपनी ऑफर देगी, यानी ऑफर की डेट पे जो कंपनी के रजिस्टर के अंदर जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर, नॉट प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ओनली इक्विटी शेयर होल्डर नॉट प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो उनको क्या देगी कंपनी, एक ऑफर लेटर देगी कि आप क्या कर सकते हो, हमारे कंपनी के राइट शेयर है वो इशू कर सकते हो, या फिर उन्हें क्या कर सकते हो, री अनाउंस कर सकते हो। ठीक है, और देखो नाउ ऑफर शैल मेड बाय द नोटिस स्पेसिफाई द नंबर ऑफ द शेयर ऑफर्ड, यानी क्या ऑफर के अंदर क्या क्या लिखा होगा, ऑफर के अंदर लिखा होगा कि कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर्स दे रही है, यानी मान लो कंपनी बोल रही है कि जिसके पास 10 शेयर होगा उसको क्या देगी, 1 राइट शेयर मिलेगा, यानी 10 शेयर के बदले में आपको क्या होगा, 1 राइट शेयर मिलेगा। अगर किसी के पास 100 शेयर है तो वो उसे क्या मिल जाएंगे, 10 राइट शेयर्स मिल जाएंगे। यानी कंपनी क्या करेगी, अपने ऑफर लेटर के अंदर, अपने ऑफर लेटर के अंदर कंपनी क्या करेगी, बताएगी, नोटिफाई करेगी स्पेसिफाइड नंबर, यानी कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनको मिलेंगे। टाइम लिमिट नॉट लेस देन 15 डेज एंड नॉट एक्सीडिंग द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर, यानी क्या हो सकता है कि वो 15 to 30 डेज, यानी मिनिमम 30 डेज और मैक्सिमम कितने, सॉरी मिनिमम 15 डेज है, मैक्सिमम क्या है 30 डेज है। यानी ऑफर मिलने के बाद या तो वो 15 दिनों के अंदर अंदर कंपनी क्या कर देगी, जो हमारे होल्डर है, कौन, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, वो क्या करेंगे, अपना इंटेंशन बता देंगे कि हाँ ठीक है हमें परचेज करना है, या फिर हम किसी के थ्रू डी अनाउंस कर रहे हैं। और ये लिमिट एक्सीड कहाँ तक हो सकती है, 30 डेज तक हो सकती है। यानी कंपनी क्या कर सकती है, 15 डेज का टाइम देगी कि आप लोग क्या कर दो, हमें बता दो कि आप अपना राइट किसी के अगेंस्ट अनाउंस कर रहे हो या फिर आप परचेज कर रहे हो, वो आप बात हमें आप बता दो। अगर 15 डेज में नहीं बताते तो कंपनी क्या कर सकती है, ये लिमिट एक्सीड कर सकती है, कहाँ तक, 30 डेज तक कंपनी क्या कर सकती है, एक्सीड करके चल सकती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताया हुआ है। सो अभी मैं ये पूरा हटा देती हूँ, उसके बाद आप अच्छे से कवर कर सकोगे इसको।
सो आई होप गाइस आपको समझ आएगा। हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इसको। कंपनी क्या कर सकती है, ऑफर के अंदर क्या बताएगी कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स क्या है आपको मिलेंगे, और टाइम लिमिट क्या होगा, मिनिमम 30 डेज होगा, यानी 30 डेज से कम नहीं होना चाहिए, सॉरी 15 डेज से क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, लेकिन 30 डेज से क्या होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कंपनी क्या कर सकती है, शेयर होल्डर को ऑफर देगी। ठीक है, मान लो कंपनी ने क्या किया, 1 जनवरी को शेयर होल्डर को ऑफर दिया, तो क्या होगा, यानी 15 जनवरी तक का तो टाइम क्या है, कंपलसरी शेयर होल्डरों को क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए 15 डेज का टाइम। तो लेकिन क्या हो सकता है, मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, 30 जैन। यानी कंपनी जो हमारा ऑफर है, जो कंपनी क्या लेके आ रही है, राइट शेयर का इशू लेके आ रही है। ठीक है, राइट इशू लेके आ रही है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, कंपनी ने 1 जनवरी को ऑफर दे दिया और कंपनी कहती है कि आप हमें 20 जैन तक क्या है अपना रिप्लाई बता दो कि आप री अनाउंस करना चाहते हो या आप खुद परचेज करना चाहते हो या आप नहीं परचेज करना चाहते। ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारे शेयर होल्डर होंगे उनको क्या करेगा, 20 डेज के अंदर क्या होगा, कंपनी को बताना पड़ेगा जो भी उनका डिसीजन है। सो ये क्या है हमारे पास, हमारा फर्स्ट पॉइंट जो हमें किसके बारे में बताता है, हमारी फर्स्ट प्रोसेस है। प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक सबसे पहले नोटिस देते हैं। नोटिस के अंदर क्या होगा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स क्या है हम लोग इशू कर रहे हैं और टाइम लिमिट डिफाइन होगी। हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है वो हमें क्या बताता है, unless the article of the company otherwise provide, the offer of shares shall deem to include a right exercisable by the person concerned। यानी या तो क्या कर सकता है, मैंने ये बात आपको बताई दी कि या तो वो क्या करेगा, खुद एक्सरसाइज कर लेगा, या क्या कर देगा, री अनाउंस कर देगा। यानी खुद राइट शेयर ना लेके क्या करेगा, मान लो अपने पड़ोसी को दे दिया, ठीक है, या शर्मा जी को दे दिया, वर्मा जी को दे दिया कि ठीक है मैं तो परचेज कर नहीं रहा, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तो क्या कर लो आप, इस जो राइट है इसके अगेंस्ट 10 रुपये वाला शेयर है वो आप 8 रुपये में खरीद सकते हो, आप जाके कंपनी से क्या कर लो, खरीद लो। यानी उसके क्या कर दिया, री अनाउंस कर दिया, यानी अपने राइट का री अनाउंस कर दिया। आई होप गाइस आपको इसका मतलब पता होगा, बिकॉज ये टर्म तो आप 11 से ही पढ़ते आ रहे हो, राइट शेयर क्या होते हैं, बोनस शेयर क्या होते हैं। सो मैं प्रिज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको इसका मतलब पता है। ठीक है, फिर क्या आता है कि अगर जो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड थी, अगर वो क्या हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, और कोई भी इंटीमेशन अगर हमारी कंपनी को रिसीव नहीं होता या रिसीव होता है, ठीक है, या तो क्या कर लिया हमारे शेयर होल्डर ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया या डिक्लाइन कर लिया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर देंगे, डिस्पोज ऑफ देम इन सच मैनर नॉट डिसएडवांटेज ऑफ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो क्या कर देंगे, उसको वो डिस्पोज ऑफ कर देंगे। देखो यहाँ पे आपको मैं जो बता रही हूँ ये क्या है, IFSI पब्लिक कंपनी के लिए आपको क्या दी हुई है, अजम्पशंस दी हुई है, तो ये भी आप ना पढ़ो तो भी चलेगा, इतना रिलीवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको एक प्राइवेट कंपनी के लिए एजम्पशन दी हुई है, किसके लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए एजम्पशन दी हुई है कि अगर हमें राइटिंग के अंदर कंसेंट मिल जाती है लेसर देन दूज स्पेसिफाइड इन शैल अप्लाई, तो मतलब प्राइवेट कंपनी के लिए हमें यहाँ पे एजम्पशन दी हुई है कि अगर हमें क्या होता है 90% ऑफ द मेंबर, यानी क्या बोला हुआ है कि हमें जो हमारा सेक्शन सब क्लोज टू, यानी ये वाला क्लोज क्या है, अप्लाई नहीं होगा, यानी जो हमारी टाइम लिमिट है वो अप्लाई नहीं होगी प्राइवेट कंपनी के ऊपर, अगर वो क्या कर देती है यहाँ पे, मतलब प्राइवेट कंपनी के लिए हमें क्या दी है, अजम्पशन दी है, तो ये आप रीड कर लेना। मैं आपको इनमें लर्न करने में कोई भी हेल्प नहीं कर सकती इन अजम्पशन को, इनका तो आपका रट्टा ही लगाना पड़ेगा, मतलब 1 या 2 नंबर के लिए आपको पूछा जा सकता है, इतना रिलेवेंट वो है मुझे नहीं लगता। फिर भी हम छोड़ेंगे नहीं, तो आप एक बार क्या कर लेना, रीडिंग ले लेना, याद करने की कोशिश कर लेना। पता है मतलब मैं आपको पर्सनली रिकमेंडेड इसीलिए कर रही हूँ मुनीश भंडारी सर की बुक, क्योंकि उन लोगों ने क्या दिया हुआ है, अपेंडिक्स बनाए हुए हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता गाइस कि मैं आप लोगों के लिए अलग से प्रॉपर अरेंजमेंट करूँ, बिकॉज मैं खुद इतना बिजी रहती हूँ। तो मैं भी आपके लिए देखो रात को 1 बजने वाले और मैं आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ, रात के 1 बजने वाले, मैं हमेशा आपके लिए वीडियोस रात को ही रिकॉर्ड करती हूँ। अब देख लो 12:30 12:46 हो रखे हैं, तो आप सोच सकते हो कि मतलब मैं आप लोगों के लिए कितना एफर्ट्स लगा के आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ। और अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो गाइस प्लीज़ कर दो। कितने एफर्ट्स लगते हैं वीडियोस बनाने में, बार बार रिक्रिएट करो, अब इसमें ये गलत हो गया, ये चीज़ हो गई, यहाँ पे ये हो गया, मतलब बहुत मेहनत लगती है गाइस हमारी इसको बनाने में। सो प्लीज़ अप्रिशिएटेड, आप अप्रिशिएट करो, मोटिवेट करो, और गाइस अगर आपको हेल्प मिल रही है तो उसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ भी, मुझे अपना रिव्यू दो ताकि मैं मोटिवेट हूँ। ओके गाइस, सो अभी हम लोग देखते हैं।
ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो हमारा बी क्लोज बताता है वो क्या बताता है, कंपनी क्या कर सकती है, इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस भी इशू कर सकती है। इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन यानी क्या होते हैं वो हम लोग पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हमें डेफिनेशन दी हुई है, देखो। इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मीन ऑप्शन गिव टू, यानी हम क्या दे रहे हैं, हमारे डायरेक्टर को, ऑफिसर को, एम्प्लॉय को और कंपनी ऑफ कंपनी को हम लोग क्या दे रहे हैं, और होल्डिंग कंपनी हो चाहे वो सब्सिडरी कंपनी हो, इन गिविंग डायरेक्टर ऑफ बेनिफिट ऑफ राइट टू परचेज, यानी हम क्या दे रहे हैं, नहीं राइट दे रहे हैं कि तुम क्या कर लो, हमारे शेयर परचेज कर लो ऑन फ्यूचर डेट, लेकिन प्री डिटरमाइंड प्राइस। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जो हमारा कौन कौन इसमें कवर हो रहा है, डायरेक्टर कवर हो रहा है, हमारे ऑफिसर्स, हमारे एम्प्लॉयज। ठीक है। हम लोग इनको क्या दे रहे हैं, राइट दे रहे हैं कि आज हम लोग क्या कर देंगे, प्राइस डिफाइन कर देंगे। प्राइस तो क्या हो जाएगा, आज डिटरमाइन हो जाएगा, लेकिन तुम शेयर कब परचेज करना, फ्यूचर में, फ्यूचर परचेज। तो ये क्या है हमारा इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, यानी प्राइस आज प्री डिटरमाइन, यानी आज हम लोग प्राइस डिसाइड कर देते हैं, उसके बाद आप क्या करोगे, फ्यूचर में उस प्राइस को क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। मान लो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बोल दिया कि जो हमारा 100 रुपए वाला शेयर है, कौन सा 100 रुपए वाला शेयर है, वो क्या कर सकते हो आप फ्यूचर में, क्या कर सकते हो 50 रुपए में क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। ठीक है। तो यानी प्राइस आज डिफाइन हो गया, यानी 50 रुपीज़, और फ्यूचर में की कोई भी डेट पे हम लोग उसे जो डिफाइन होगी उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारा इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ये हमें क्या बोलता है, देखो कोई भी पर्सन है ऑथराइज बाय स्पेशल रेजुलेशन, अभी तक हम लोग जितने भी प्रोविजन पढ़ रहे थे उनके अंदर हमें क्या हमारे पास कौन सा रेजुलेशन था, ऑर्डिनरी रेजुलेशन था, ऑर्डिनरी रेजुलेशन था। लेकिन हमारा जो इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है उसके लिए हमें कौन सा रेजुलेशन चाहिएगा, स्पेशल रेजुलेशन। यही बात हमें यहाँ पे बोली है, स्पेशल रेजुलेशन क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा वेदर और नॉट person include offering include clause A or clause B either cash or consideration other than cash if the price of such share is determined by the valuation। मतलब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे अगर हमारे एम्प्लॉयज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दे रहे हैं, जब तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डिनरी रेजुलेशन पास करेंगे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, वेदर और नॉट दूस पर्सन इंक्लूड द, मतलब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो हम लोग चाहे वो हमारे क्लोज ए और क्लोज बी, क्लोज ए और क्लोज बी हमारा कौन सा था, देखो क्लोज बी तो हमें क्या बताता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है। सब्जेक्ट टू द स्पेशल रेजुलेशन की हमें क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी पर्सन था कौन डिफाइन थे, क्लोज ए के अंदर, यानी क्लोज ए के अंदर यानी हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो गए। तो हम लोग इनको क्या दे रहे हैं, यानी इनको क्या दे रहे हैं, हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दे रहे हैं। तो हमें कौन सा रेजुलेशन पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजुलेशन हमें है वो पास करके चलना पड़ेगा। यानी देखो हमें क्या बताया यहाँ पे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है। हमें क्या पास करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे डायरेक्टर को, हमारे ऑफिसर को, हमारे एम्प्लॉय को, या फिर हमारे कौन है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या कर रहे हैं, ये ऑप्शन दे रहे हैं, तो हमें एसआर पास करना पड़ेगा। देखो उसके बाद यहाँ पे क्या बोला हुआ है, क्लोज ऑथराइज कंपनी टू इश्यू शेयर टू पर्सन अदर देन इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। However, the process to issue share is provided section 42 of the private placement। ठीक है। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इन सब के अलावा अगर हम किसी और को क्या कर रहे हैं, हमारा ऑफर है वो दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाता है, जो हम सेक्शन 62 के 42 के अंदर कवर करके चलते हैं। नाउ अगर कोई भी हमारी अनलिस्टेड कंपनी है, वो क्या कर रही है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या दे रही है अपने डायरेक्टर को, ऑफिसर को, कंपनी को, तो उसे क्या करनी पड़ेगी, जो रिक्वायरमेंट है, रूल 12 ऑफ द कंपनी शेयर एंड डिबेंचर रूल रिक्वायर सर्टेन कंडीशन टू फुलफिल सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविजन आर अंडर। यानी अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है और वो क्या करना चाह रही है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन देना चाह रही है, तो उसे ये सारी रिक्वायरमेंट को क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी रिक्वायरमेंट है वो आज हम लोग देख के चलते हैं। यहाँ पे इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स है वो अभी हमें सारी यहाँ पे दी हुई है। सो हम लोग फटाफट कवर करके चलते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बहुत लेंथी प्रोविज़न है गाइस।
सबसे पहले हमें बताया हुआ कि एम्प्लॉय कौन होता है, यानी कोई भी हमारा परमानेंट पर्सन जो क्या वर्किंग इन इंडिया में कर रहा है और आउटसाइड इंडिया पे कर रहा है, या फिर हमारी कंपनी के डायरेक्टर, चाहे वो होल टाइम डायरेक्टर हो या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो या फिर ना हो, यानी कोई भी एम्प्लॉय जो ए और बी के अंदर डिफाइन कर दिए गए। और सब्सिडरी ऑफ इंडिया, मतलब देखो सिंपल सा प्रोविजन है। कौन होते हैं एम्प्लॉय, कौन होते हैं, यानी हमारे परमानेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं जो क्या कर रहे हैं कंपनी के अंदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया काम कर रहे हैं। हमारे डायरेक्टर हैं, चाहे वो WTO यानी होल टाइम डायरेक्टर हो, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक्सक्लूड एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या नहीं कर सकता, शेयर्स परचेज नहीं कर सकता। यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। ये बात आपको ध्यान रख के चलनी पड़ेगी कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है हम लोग उनको क्या नहीं कर सकते, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस प्लान नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद आता है कि कोई भी पर्सन जो क्लोज ए और क्लोज बी के अंदर तो कवर हो ही रहा हो रहा है, वो चाहे सब्सिडरी का हो, चाहे वो आउटसाइड इंडिया सब्सिडरी का हो, चाहे होल्डिंग का हो, बट नॉट इंक्लूड, यानी क्या क्या इंक्लूड नहीं होता एम्प्लॉय के अंदर, कौन कौन इंक्लूड नहीं होता, हमारे जो प्रमोटर होते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय हु इज द प्रमोटर, प्रमोटर क्या नहीं होते, इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। अगर कोई भी डायरेक्टर आइदर हिमसेल्फ थ्रू इज रिलेटिव और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टर इनडायरेक्टली, और अगर जो 10% से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्ड कर रहे हैं, वो भी क्या नहीं कर सकते, हमारे उनको भी हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान नहीं दे सकते। यानी 10% से ज़्यादा वाले डायरेक्टर को शेयर होल्डिंग और प्रमोटर को हम लोग क्या नहीं कर सकते, नहीं दे सकते हमारे शेयर अंडर द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है। अगर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या बुलाना पड़ेगी, जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, जिसके अंदर हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें जो रूल 12 है वो क्या बताता है कि आपको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। वो क्या बताएगा, हम जो जनरल मीटिंग का नोटिस भेजेंगे उस नोटिस के साथ हम लोग क्या भेजेंगे, वो स्टेटमेंट भेजेंगे, जिसके अंदर हम लोग बताएंगे कि इन एम्प्लॉय को, इन डायरेक्टर को हम लोग क्या दे रहे हैं, जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है वो हम लोग दे रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट है, इतना इतना ये हम लोग देंगे। तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स को हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफाइन करके चलना है, ठीक है। और जो भी प्राइस है वो डिफाइन का होगा, फ्रीली है वो कंपनी क्या कर सकती है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के अंदर, यानी जो हम बोलते हैं कि प्री डिटरमाइंड प्राइस, यानी कौन से प्राइस पर देगी, तो वो कंपनी फ्रीली क्या कर सकती है, उसे डिफाइन कर सकती है। फिर उसके बाद हमें बताया हुआ है रूल 12(6) के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑफर करके चलेंगे। रूल 12(6) हमारा कहाँ पे था, ये रहा, आगे आ जाएगा रूल 12(6) का प्रोविजन, वो हम देख के चलेंगे, यानी उसके अकॉर्डिंग होगा। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, रूल 12(6), ठीक है। जो रूल 12(6) क्या होता है वो अब हमें यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि रूल 12(6) के अंदर हमें ये इतना सब कुछ बताया हुआ है, ये किसके अंदर है, रूल 12(6) के अंदर। तो रूल हमारा 12 है और सब सेक्शन 6 है, वो क्या बताता है हमें, ये सारी प्रोविजंस बताता है कि कंपनी का जो मिनिमम पीरियड होगा वो 1 ईयर होगा, यानी ग्रांट डेट और वेस्टिंग डेट। सो गाइज आज के लिए हम इतना ही कवर करके चलते हैं। जो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूल 12 सब सेक्शन 6, वो हम लोग क्या करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करके चलेंगे। आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट है आप मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पे, जहाँ पे भी आपको सुटेबल लगे। सो ओके गाइज, बाय बाय, स्टे हेल्थी एंड कीप स्माइल ऑलवेज।